वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट, दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग यूपीएससी करंट अफेयर्स के सीरीज में प्रीलिम्स डोजियर को कवर करेंगे। इन प्रीलिम्स डोजियर्स हम लोग 4 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे, यानी कि 4 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस को डील करेंगे और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस होगा वो एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिम्स क्वेश्चन होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर prelims dossiers for UPSC. So four questions will deal from previous years questions and rest questions, बाकी जो क्वेश्चंस होगा वो डील करेंगे हम लोग प्रेजेंट करंट अफेयर्स पे। सो लेट्स बिगिन। तो ये करंट अफेयर्स का नेक्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग एडिटोरियल्स को प्रेजेंट किए हैं और ये नेक्स्ट मॉड्यूल है प्रीलिम्स डोजियर। सो एज यू कैन सी, पास्ट एमसीक्यू सीएससी प्रीलिम्स 2016 सेट ए, तो 2016 में यूपीएससी में 2016 में सेट ए में जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसको डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, देयर हैज बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, व्हिच एक्शन और एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ईयर आफ्टर ईयर सरकार क्या कर रही है? बोरो कर रही है, पैसा बोरो कर रही है ताकि वो फिस्कल डिफिसिट को ब्रीच कर सके, फिस्कल डिफिसिट को क्या कर सके? वो पूरा कर सके। क्योंकि नॉर्मली जो सोशलिस्ट कंट्री है, नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्री है, वो आमतौर पे क्या करती है? मार्केट से पैसा बोरो करती है और वो एक्सपेंडिचर करती है, वो डे टू डे एक्सपेंडिचर करती है। तो यही बताया गया यहाँ पे कि नॉर्मली ईयर आफ्टर ईयर परसिस्टेंट डिफिसिट बजट देखने को मिला है। इस क्रम में ऐसे टाइम में सरकार कौन से एक्शंस को लेगी ताकि डिफिसिट कम हो सके? डिफिसिट क्या कम हो सके? तो पहला स्टेटमेंट है रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा तो जो पैसा बचेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इससे फिस्कल डिफिसिट कम होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरह का स्टेप सरकार करना चाहेगी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जो सरकार खर्च कर रही थी, यदि उसको कम कर दिया जाए तो जो पैसा बचेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगा। तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स। यदि भारत सरकार नए वेलफेयर स्कीम्स को यदि लॉन्च करती है तो और ज़्यादा पैसा लगेगा जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये एक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है सरकार की तरफ से। थर्ड स्टेटमेंट है रेशनलाइजिंग सब्सिडीज। बिल्कुल सही बात। यदि सब्सिडी को रेशनलाइज कर दिया, जैसे डीबीटी एग्जाम्पल हो गया, जाम हो गया, इससे क्या होगा कि जो पहले जो होल्स थे, पहले जो लूपहोल्स था, उस लूपहोल्स को प्लग किया जाएगा और सब्सिडी यदि जितना बेहतरीन हो उतना ही पैसा बचेगा, जितना पैसा बचेगा उतना ही फिस्कल डिफिसिट कम होगा जी। ये सही स्टेटमेंट है। और रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, यदि भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दे तो इससे भारत सरकार को नुकसान होगा। लेट से किसी आइटम पे 10 रुपया भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है, यदि 10 रुपया से 5 रुपया कर दे तो 5 रुपया का नुकसान हो जाएगा। इससे फिस्कल डिफिसिट घटेगा नहीं, इससे फिस्कल डिफिसिट बढ़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट कभी भी नहीं हो सकता है, ये एक्शन भारत सरकार का कभी नहीं हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3। सो सी फॉर कैट। तो फिस्कल डिफिसिट को कम करना है तो सरकार क्या कर सकती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सब्सिडी को रैशनलाइज कर सकती है। समझ गए? सी फॉर कैट 1 and 3 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड द टर्म्स एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स इन द न्यूज? पहले एक एक करके समझते। ग्रीन बॉक्स ये सभी क्या है? एग्रीकल्चर ऑफ अग्रीमेंट ऑफ WTO में एग्रीकल्चर ऑफ अग्रीमेंट के अंतर्गत एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स आता है जी। ग्रीन बॉक्स का मतलब क्या है? ग्रीन बॉक्स का मतलब होता है कि सब्सिडी प्रोवाइड करना ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, सब्सिडी प्रोवाइड करना ताकि एग्रीकल्चर में बेटरमेंट आ सके। और भारत सरकार का जो PM निधि योजना, जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना है,
ये एम्बर बॉक्स के अंदर ही आता है। तो बिल्कुल ग्रीन बॉक्स इज related to your research and development and for your agriculture purpose। जहां तक सवाल है एम्बर बॉक्स का, तो एम्बर बॉक्स ये ट्रेड डिस्टॉर्टेड प्रैक्टिस है जी। एम्बर बॉक्स में क्या किया जाता है, एम्बर बॉक्स में बिल्कुल एम्बर बॉक्स में जो पैसा दिया जा रहा है उसकी वजह से ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, जो भी सब्सिडी दिया जा रहा है उसकी वजह से ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज एम्बर बॉक्स। और जो ब्लू बॉक्स है जी, ब्लू बॉक्स बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज देती है ताकि प्रोडक्शन को लिमिट कर सके। यदि मान लीजिए 100 एकड़ जमीन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये सब्सिडी इसलिए दिया जाता है ताकि 100 एकड़ में ना हो कि 50 एकड़ में हो। तो प्रोडक्शन लिमिट करने के लिए ब्लू बॉक्स सब्सिडी दिया जाता है। तो चाहे एम्बर बॉक्स हो, चाहे ब्लू बॉक्स हो, चाहे ग्रीन बॉक्स हो, ये WTO का अफेयर्स है। तो ए फॉर एप्पल अंडर एग्रीकल्चर ऑफ एग्रीमेंट ऑफ WTO फ्रेमवर्क। समझ गए? वी हैव डू 2 क्वेश्चंस। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कैपिटल बजट का बात है जी, भारत सरकार का कैपिटल बजट का मतलब होता है बोथ साइड, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल बजट का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि भारत सरकार खर्च कर रही है ताकि कैपिटल एसेट क्रिएट हो सके, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर होगा लोन एंड बोरोइंग, लोन और बोरोइंग जो भारत सरकार को बाहर से मिल रहा है। समझ गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर एसेट क्रिएशन भी हो सकता है, एट द सेम टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर लोन भी हो सकता है जो भारत सरकार स्टेट या यूटीज को दे रही है, स्टेट या यूटीज को प्रोवाइड कर रही है। सो अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेंडिचर एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग्स, मशीनरी एसेट्रा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा जी। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल रिसीव्ड के अंदर हो जाएगा। थर्ड जो स्टेटमेंट है, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूटीज, ये भी करेक्ट है। ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये क्या होगा? कैपिटल रिसीव्ड होगा। और ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जी। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो डी फॉर डॉग 1, 2 and 3। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describe the term import cover sometimes seen in the news। import cover का मतलब क्या होता है? import cover का मतलब होता है कि इतना पैसा एक देश के पास होना चाहिए ताकि कम से कम 10 मंथ तक वो बाहर का इंपोर्ट को कवर कर सके, यानी कि 10 मंथ तक बिना कोई रुकावट का बाहर से सामान आ सके। समझ गए? एटलीस्ट 10 मंथ तक। और जहां तक सवाल है भारत का अब फिजिकल पोजीशन का, तो भारत सरकार के पास बिल्कुल 10 मंथ प्लस इंपोर्ट कवर अभी भी है, अभी भी प्रेजेंट है। सो नंबर डी देखा जाए तो इट इज द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स दैट कुड बी पेड फॉर ए कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स। तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि इतना पैसा होना चाहिए ताकि अपने इंटरनेशनल रिजर्व से आराम से बाहर से इंपोर्ट किया जा सके। और कितना मंथ होना चाहिए? एटलीस्ट ये 10 मंथ तक के लिए होना चाहिए, एटलीस्ट 10 मंथ तक के लिए होना चाहिए। और 1-2 साल पहले का यदि हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो भारत सरकार के पास 15 to 16 मंथ का था जी, और अभी यदि देखेंगे तो अभी भी भारत सरकार के पास 10 to 12 मंथ का है इंपोर्ट कवर। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। कुछ भी क्वेरी है तो आप क्वेरी कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। नाउ विल सी द प्रेजेंट MCQ बेस्ड ऑन करेंट अफेयर्स। तो इससे पहले हम लोग 4 क्वेश्चंस को डील किए। पहला क्वेश्चन था कि सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए ताकि डिफिसिट को, फिस्कल डिफिसिट को कम कर सके, तो ये पहला रहा। सेकंड में क्या है कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स ये किससे संबंधित है? तो WTO अफेयर्स से, ये पूछा गया सवाल है। तीसरा क्वेश्चन था कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? तो वी हैव सीन दिस वन। और इसमें इंपोर्ट कवर का मतलब क्या होता है? तो वी हैव सीन इन द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चारों क्वेश्चन इकोनॉमी से बेस्ड है। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये क्या है,
कि जो अभी करंट अफेयर्स चल रहे 1-2 साल में जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उस पर बेस्ड एमसीक्यू रहेगा ये। तो स्टेटमेंट 1, और ये भी इकोनॉमी से ही बिलोंग करता है जी। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या है कि इंडियन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हैज reduced from around 105 to 100 in recent months। और स्टेटमेंट 2 क्या है? स्टेटमेंट 2 है दिस सिग्नल्स ए ट्रेजेक्टरी ऑफ अंडर वैल्यूड करेंसी टू इवनली वैल्यूड करेंसी। तो पहले हम लोग समझते हैं रीर को। रीर रीर का मतलब क्या होता है? रीर का मतलब होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी कि आरबीआई प्रत्येक मंथ यानी कि वंस यानी कि पर मंथ आरबीआई क्या करती है? ये रिलीज करती है। आरबीआई ये रिलीज करती है। और दो होता है जी, दो बास्केट होता है, एक 6 करेंसी के साथ और एक होता है 40 करेंसी के साथ। 6 करेंसी का मतलब क्या है कि भारत का 6 कंट्री के साथ जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है उसके हिसाब से रीर को रिलीज किया जाता है। और दूसरा क्या है कि 640 कंट्रीज के साथ जो भारत सरकार का, भारत का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो 6 करेंसी एंड 40 करेंसी, समझ गए। इसमें क्या है कि एक्सचेंज रेट को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करते हैं। तो रीर में इन्फ्लेशन को भी कंसीडर किया जाता है, इन्फ्लेशन को भी देखा जाता है। और इसमें ये पता लगता है कि भारत का जो करेंसी है एज कम्पेयर टू 6 करेंसी बास्केट एंड एज कम्पेयर टू 40 करेंसी बास्केट, उसका कितना एक्सचेंज रेट है और कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन है या कितना कम इन्फ्लेशन है, ये पता चलता है, ये कंपेरिजन होता है। तो यदि 2 साल पहले का आंकड़ा देखा जाए तो भारत में जो रीर का वैल्यू था वो लगभग 110-115 था, उसको घटा के 105 किया गया। और रिसेंट टाइम में 105 से घटा के 100 किया गया। इसके पीछे रीजन ये है कि यदि 100 से रीर वैल्यू यदि 100 से ज़्यादा है, लेट्स से 105 है, तो करेंसी को ओवर वैल्यूड माना जाएगा। करेंसी को ओवर वैल्यूड माना जाएगा जी। करेंसी क्या हो जाएगा? ओवर वैल्यूड। जब करेंसी ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो एक्सपोर्टर को नुकसान होगा। इससे किसको नुकसान होगा? एक्सपोर्टर को नुकसान होगा जी, क्योंकि एक्सपोर्टर ज़्यादा कमा नहीं पाएगा, एक्सपोर्टर को नुकसान होगा। यदि करेंसी अंडर वैल्यूड है, यदि मान लीजिए करेंसी अंडर वैल्यूड है, 100 से 95 है, तो इससे एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है। इससे किसको? एक्सपोर्टर को बेनिफिट होगा, समझ गए। तो अब आरबीआई ने क्या किया? इस एनोमली को ठीक किया है, इस मिस्टेक को ठीक किया, 105 से 100 कर दे। इसका मतलब क्या है कि अब जो हमारा करेंसी है वो इवनली वैल्यूड करेंसी, यानी कि 6 करेंसी के बास्केट में और 40 करेंसी के बास्केट में हमारा जो करेंसी है वो इवनली वैल्यूड करेंसी, यानी कि दूसरे का जो करेंसी, दूसरे कंट्री का जो करेंसी है, अपने कंट्री का करेंसी है, वो सब मैच करता है। आप समझ गए? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बट इसमें क्या बोला गया कि इसका मतलब हुआ कि अंडर वैल्यूड करेंसी, नॉट अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड करेंसी। ओवर वैल्यूड करेंसी को कम करके इवनली वैल्यूड करेंसी किया जा रहा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। ये अंडर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि 105 से 100 किया गया, तो ये पहले क्या था? ओवर वैल्यूड था, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर को नुकसान हो रहा था, समझ गए। तो अंडर वैल्यूड नहीं होगा, यहाँ पे ओवर वैल्यूड होगा। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा सी फॉर कैट, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 गलत है, समझ गए। होप सो। कुछ क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हो हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 of present MCQ based on current affairs. So consider the following statement. कर्नाटका लीड्स इन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। ये सही बात है कि भारत में एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट के मामले में कर्नाटका लीड करता है। यदि हम पूरा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर देखें तो सबसे अधिक 30 से 35% बेंगलुरु सिटी में ही है, कर्नाटका में ही है। और प्लस यदि एक्सपोर्ट का भी बात करें, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का भी बात करें, तो 30 से लेकर 35% शेयर है इसका कर्नाटका का। और यदि भारत में दूसरे जगह का बात करें तो पुणे भी बेस्ट है सॉफ्टवेयर में, गुरुग्राम और नोएडा बेल्ट वो भी बेटर है, चेन्नई बेल्ट भी बेटर है, और प्लस हैदराबाद बेल्ट भी बहुत अच्छा है। बट यदि एज ओवरऑल देखें तो कर्नाटका लीड करता है विथ 30 to 35% शेयर। स्टेटमेंट करेक्ट है ये। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तमिलनाडु लीड्स इन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स। ये भी करेक्ट है। तमिलनाडु स्पेशली चेन्नई वाला जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से स्मार्टफोन काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। और अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो, रिसेंट ईयर में देखा जाए तो एप्पल बहुत ज़्यादा ही सेल हो रहा है इंडिया से। एप्पल मोबाइल फ़ोन कुछ ज़्यादा ही सेल हो रहा है इंडिया से, समझ गए। $24 बिलियन का, अभी रिसेंट टाइम में $24 बिलियन का एनुअली हम लोग एक्सपोर्ट किए मोबाइल फ़ोन। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या? अच्छा, $24 बिलियन जो एक्सपोर्ट किए हैं थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की वजह से हुआ है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि चलो ठीक है, $24 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन, बट सबसे बड़ी
सबसे दुविधा का बात यह है, सबसे चैलेंज वाला बात यह है कि वैल्यू एडिशन कम हो रहा है भारत में। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, गुजरात बिल्कुल रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लीड करता है, यानी कि सबसे बाहर से हम लोग लाते हैं और इसको रिफाइन करके बेचते हैं, उसमें गुजरात नंबर 1 है। और जामनगर, यदि रिलायंस का बात करें और वहाँ पे जो भारत सरकार का जो PSUs है वो बेहतरीन वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और वो सामान सब बाहर जाता है। सो गुजरात लीड करता है रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट में, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है जी। तो करेक्ट आंसर होगा टी फॉर डॉग 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, consider the following statements about urea gold. Urea gold has 50% nitrogen in comparison to normal urea that contains 46% nitrogen. पहले समझते हैं यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड बिल्कुल ये इफ्को ने बनाया है, इफ्को जो कंपनी है उसने बनाया है जी। यूरिया गोल्ड के अंदर 37% नाइट्रोजन होता है, कितना 37%, और 17% सल्फेट होता है जी इसके अंदर। सल्फेट इसलिए डाला जाता है ताकि जब जमीन पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ऑयल सीड्स को, पल्सेस को, ऑयल सीड एंड पल्सेस को सल्फेट मिल सके, क्योंकि ऑयल सीड के ग्रोथ के लिए, पल्सेस के ग्रोथ के लिए सल्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो यूरिया गोल्ड में 37% नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है कि यूरिया गोल्ड हैज 50% नाइट्रोजन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्या होना चाहिए कायदे से, 37% हो गया। और ये बात सही है कि जो नॉर्मल यूरिया है, जो नीम कोटिन यूरिया है, उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका, बट ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यानी कि पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया ये। दूसरी बात ये है कि यूरिया गोल्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसमें 17% सल्फेट मिला आता है ताकि ऑयल सीड और पल्सेस का प्रोडक्शन हो सके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। और द कॉस्ट ऑफ यूरिया गोल्ड इज हायर देन द नॉर्मल नीम कोटेड यूरिया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एग्जांपल समझिए, 45 kg जो नॉर्मल यूरिया है, यानी कि नीम कोटेड यूरिया है, नीम कोटेड यूरिया 45 kg बैग ऑफ नीम कोटेड यूरिया का दाम 266.50 रुपीज, 266.50, 45 kg ऑफ नीम कोटेड यूरिया यानी कि नॉर्मल यूरिया का। और यदि हम लोग देखें यूरिया गोल्ड का, तो यूरिया गोल्ड का 40 kg पैकेज का दाम बिल्कुल सेम होगा, 266.50। सो ये बात सही है कि यूरिया गोल्ड का जो दाम है वो ज़्यादा है नॉर्मल नीम कोटेड यूरिया से, समझ गए, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि भारत सरकार फर्टिलाइजर में लगभग 2 लाख करोड़, भारत सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी कितना देती है, लगभग फर्टिलाइजर 2 लाख करोड़, और जिसमें से केवल यूरिया के ऊपर भारत सरकार 1.3 लाख करोड़ देती है। तो भारत सरकार का जो अधिकतर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो यूरिया के लिए ही जाता है, समझ गए। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, 2 और 3 करेक्ट है जी, 2 और 3 बिफोर बॉल। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, पहले इसको समझते हैं। DGTR ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है जी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका काम क्या है, DGTR का काम क्या है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज का काम क्या है कि ये रिकमेंडेशन देता है कि क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना चाहिए, क्या सेफगार्ड ड्यूटी लगना चाहिए, क्या काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगना चाहिए, समझ गए। और चाहे एंटी डंपिंग ड्यूटी हो। अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई कंट्री जानबूझ के अपना सामान को डंप कर रहा है, जैसे एग्जांपल चाइना अपने स्टील ओवर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तो इसलिए क्या करता है ये लोग, चाइनीज लोग क्या करते हैं, इंडिया में डंप कर रहे हैं स्टील प्रोडक्ट को। तो ऐसे केस में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, एंटी डंपिंग का यूज़ करते हैं। और एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है वो WTO कंप्लाइंट है।
सिमिलरली दूसरा भी एक ड्यूटी होता है काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए कोई सरकार बहुत सब्सिडी दे रही है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रही है उस कंट्री में, जिसकी वजह से उसका सामान बहुत सस्ता हो रहा है और इंटरनेशनली बिक रहा है, इंटरनेशनली उसको बेचा जा रहा है, तो उस केस में कोई भी सरकार क्या कर सकती है, एंटी यानी काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा सकती है। तीसरा क्या होता है, सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी का मतलब क्या है कि अचानक यदि इंपोर्ट बढ़ जाए और जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट को इम्पैक्ट करे तो उस समय सेफ गार्ड ड्यूटी लगाया जा सकता है। तो सेफ गार्ड ड्यूटी का बात हो या एंटी डंपिंग ड्यूटी का बात हो या काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी का बात हो तो रिकमेंडेशन देने के लिए डीजीटीआर ही रेस्पॉन्सिबल है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। और ये रिकमेंडेशन किसको भेजेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनल अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए कि काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, सेफ गार्ड ड्यूटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। ये पूरी तरीके से जो फाइनल से होगा किसका होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होगा। सो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेफ गार्ड ड्यूटी बिल्कुल WTO कंप्लाइंट है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। और सेफ गार्ड ड्यूटी इसलिए लगाया जाता है जब इंपोर्ट इतना इंक्रीज हो जाए जिसके वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ही सीरियस इंजरी होने का चांस हो। यदि ये कॉज इस्टेब्लिश कर दिया DGTR ने तो उस केस में सेफ गार्ड ड्यूटी लगाया जा सकता है। पहले आपको इस्टेब्लिश करना पड़ता है कॉज को, रीजन को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके बाद लगाना होता है। समझ गए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टी फॉर डॉग, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इंडियन पावर सेक्टर फॉलोज merit order dispatch system from the electricity generating companies. Statement 2, the power plants that produce lesser greenhouse gas emission will receive priority with a view to reduce the global warming. इसको समझते हैं कि हमारा जो ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो इंडियन पावर सेक्टर स्टिल फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ मेरिट ऑर्डर डिस्पैच। मेरिट ऑर्डर डिस्पैच सिस्टम का मतलब है कि यदि सस्ता में यदि बिजली प्रोड्यूस कर रहा है कोई थर्मल पावर प्लांट तो उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न देखे नहीं जाते हैं। यदि सस्ता में, मान लीजिए कि बहुत सस्ता में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा है तो उस थर्मल पावर प्लांट को उस पावर सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है जी। तो जाहिर सी बात है इसमें ग्रीन हाउस गैस का बात नहीं है, यही सबसे बड़ा लकूना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये वाला जो चीज़ है इस पर रिव्यू होना चाहिए। समझ गए क्यों? क्योंकि भारत अभी बहुत ही मुखर है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, और यदि ये वाला प्रैक्टिस कंटिन्यू रहा तो फिर दिक्कत हो सकता। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये कंसीडर नहीं करता लेसर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को। करेक्ट आंसर होगा सी फॉर कैट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, एज पर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, minimum public shareholding in the listed companies should be 25% of their equity with phase wise compliance for the new entrants। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में यदि कोई वेल नोन लिस्टेड कंपनीज है, जैसे अडानी ग्रुप हो गया, लिस्टेड कंपनीज लाइक अडानी ग्रुप, रिलायंस, ये सब बड़े बड़े कंपनीज है। एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी हो गया, अडानी कंपनी हो गया, ये सब क्या है, लिस्टेड कंपनीज है, बहुत पहले से ही लिस्टेड है शेयर मार्केट में। तो क्या करना होता है, 75% शेयर वो लोग रख सकते हैं, प्रोमोटर और रिलेटिव पार्टी। सो प्रोमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टी कितने रख सकते हैं, 75% रख सकते हैं। और 25% किसको देना होगा, पब्लिक शेयर होल्डिंग को देना होगा, मिनिमम 25%। ये इसलिए किया जाता है ताकि शेयर को मैनिपुलेट नहीं किया जा सके। अभी रिसेंट टाइम में जो हिंडनबर्ग रिसर्च का जो खुलासा हुआ था, इसमें अडानी ग्रुप पे ये एलिगेशन लगा था कि ये 75% को ब्रीच किया, और जो बाहर से FPI आ रहा है, जो शेयर मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लग रहा है, उसमें 75% से ज़्यादा लग रहा है। इसके खुद के रिलेटेड पार्टी क्या कर रहे हैं, FPI लगा रहे हैं।
सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और प्लस इसमें एक चीज और देखना है, मान लीजिए कोई कंपनी, कोई नया कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में आया तो उसके लिए थोड़ा सा राहत है, उसको 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में 75% वाला क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। मतलब 75% अभी शुरू में हो सकता है 90% तक रहे उसका अपना शेयर होल्डिंग, बाद में जाके 2-3 साल के बाद वो 25% उसको पब्लिक देना होगा। तो जो न्यू है, न्यू एंट्रेंट्स है, जो अभी शेयर मार्केट में आ रहे, न्यू कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में जस्ट आए हैं, उसके लिए कुछ राहत है, उसके लिए फेज है 2-3 साल, 5 साल के लिए। बट जो वेल स्टैब्लिश लिस्टेड कंपनीज है उसके लिए 25% इक्विटी किसको देना होगा? पब्लिक शेयर होल्डिंग को, जिसमें पब्लिक लोग क्या कर सके? इन्वेस्ट कर सके। ये नॉर्म्स है जी। तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और ये इसलिए किया जाता है ताकि लिस्टेड कंपनीज पूरी तरीके से प्रोमोटर्स के स्ट्रैंग होल्ड में ना रहे, प्रोमोटर्स के दबाव में ना रहे, और आराम से पब्लिक भी क्या कर सके? उसमें इन्वेस्ट कर सके। यदि 75% यदि बढ़ जाता है, मान लीजिए शेयर होल्डिंग बढ़ जाता है, तो ये लोग जानबूझ के अपने शेयर को बढ़ा सकते हैं। तो शेयर को बढ़ाने का मतलब क्या? कि एसेट का प्राइस को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। समझ गए? तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है जी। A for apple, both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. So A for apple. कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 देखते हैं हम लोग। एज पर इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, द इन्फ्लेशन इज एंकर्ड टू ए 4% टारगेट विद ए 2-point टॉलरेंस band on either side, and this is in vogue since 1991. तो पहले इसको समझते हैं। देखिए, इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन का, कितना टारगेट है? इन्फ्लेशन का टारगेट है 4 ± 2%, यानी कि मैक्सिमम ये 6 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। समझ गए? और ये कब बना था? ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 2016 में हुआ था जी। और 5 ईयर्स में रिव्यू करना है, 5 ईयर्स में रिव्यू करना है जी। 5 ईयर्स में, 4 ईयर्स में नहीं, 5 ईयर्स में। तो 2016 में 4 ± 2% रखा गया कि इन्फ्लेशन इतना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। उसके बाद 5 ईयर्स देखा जाए तो 2021, और 2021 के बाद अब होगा 2026 में। समझ गए? इसलिए कि आखिर केंद्र सरकार का कितना लक्ष्य है कि कितना इन्फ्लेशन रहे, 4 ± 2। अब 4 ± 2 कब हुआ था? ये 2016 में हुआ था। 16 के बाद फिर 2021 में भी बोला गया कि चलो 4 ± 2% ही होना चाहिए। और इस बार देखते हैं 26 में क्या निर्णय लेती है सरकार। सो द इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया इज टू बी रिव्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द RBI एवरी 5 ईयर्स, नॉट 4 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट ये गलत हो गया और ये स्टेटमेंट ये सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1 ओनली। So the last question of today's session, question number 8. Consider the following statements. Statement 1. India's Monetary Policy Committee considered headline CPI inflation, not core inflation. Statement 2 क्या है? Core inflation is highly volatile. And जो last statement है, statement 3, headline inflation better reflects the cost of living where the food expenditure has the significant share. तो पहले इसको समझते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं जी, 6 मेंबर्स। 3 मेंबर्स आउटसाइडर रहते हैं, बाहर के रहते हैं, जो 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, फिर रीअपॉइंट नहीं होंगे, 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। और 3 मेंबर्स इंटरनल मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स इंटरनल होते हैं। तो टोटल कितने मेंबर का कमेटी है? 6 मेंबर का कमेटी है। अब इसमें समझते हैं कि इन्फ्लेशन के लिए RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्फ्लेशन के लिए CPI, हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन को कंसीडर करती है। हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन, हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, इसके अंदर सभी कंपोनेंट होगा, इसके अंदर फूड भी होगा, फूड भी आइटम होगा, और इसके अंदर फ्यूल भी रहेगा। समझ गए? और कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि, कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि इसको रिड्यूस करना है, यानी कि कोर इन्फ्लेशन का मतलब हुआ एनर्जी, दैट इज फ्यूल, फ्यूल और फूड, ये कंपोनेंट रिड्यूस किया आता है, ये कंपोनेंट रिड्यूस किया आता है हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन में, तब जाके वो कोर इन्फ्लेशन बनता है। तो यानी कि इसको माइनस करना है। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है? अपना जो इन्फ्लेशन के लिए एंकर किसको चुनती है? हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन को, कोर इन्फ्लेशन को नहीं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
क्यों सीपीआई इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल दोनों ही कंपोनेंट को कंसीडर किया जाता है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 क्या है? कोर इन्फ्लेशन हाईली वोलेटाइल। नो, ये गलत स्टेटमेंट, ये वोलेटाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को हटा दिया गया है जी। फूड और फ्यूल को हटा दिया गया, तो जाहिर सी बात है कोर इन्फ्लेशन क्या होगा? वोलेटाइल नहीं होगा, ये क्या होगा? स्टेबल होगा, स्टेबल। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरा क्या कि आखिर हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन को, अच्छा, हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई के लिए भी हो सकता है, डब्ल्यूपीआई के लिए भी हो सकता है, समझ गए? सीपीआई में जो फूड वेटेज होता है वो 46% होता है। कितना? 46%। और डब्ल्यूपीआई में जो फूड का वेटेज होता है वो लगभग 24% के आसपास होता है, 22-24% के आसपास होता है। सीपीआई में सर्विस को भी कंसीडर किया जाता है, बट डब्ल्यूपीआई में सर्विस को कंसीडर नहीं किया जाता है, समझ गए? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कैन बी बोथ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, और बट आरबीआई जो हेडलाइन इन्फ्लेशन का बात करते हैं तो उसमें मोस्टली सीपीआई का बात कर रही होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि सीपी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन है वो बेटर रिफ्लेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग को। क्यों? कॉस्ट ऑफ लिविंग में फूड आइटम सबसे बड़ा वेटेज है, 46% वेटेज है जी, तो ये रिफ्लेक्ट करता है, समझ गए? क्योंकि फूड वेटेज का कितना है? फूड वेटेज 46% है जी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें देखा जाए? बिल्कुल यूपीएससी का अभी का नया पैटर्न है जी। 2024 में भी यूपीएससी ने इस तरह क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया था, बट 2025 में कुछ ज़्यादा ही इस तरह का तीन स्टेटमेंट को लाया है क्वेश्चंस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, यानी कि दोनों में से 2 और 3 में कोई एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। और ये क्या कर रहा है? पहला स्टेटमेंट को, फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है? पहला स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। सो सी फॉर कैट। तो कुछ भी क्वेरी हो तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट्स को रख सकते हैं। और ये सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।